So let's start mock test paper 2 November 22 इकोनॉमिक्स और बीसी के। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी स्टडीज हाउ अ फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस। देखिए फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी का मतलब क्या होता है, मतलब मार्केट इकोनॉमी जो एक्चुअली में मार्केट होता है। तो कि ये बताता है जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है वो क्या स्टडी करते हैं, हाउ अ फ्री मार्केट इंटरप्राइज इकोनॉमी डिटरमाइंस क्या, तो वो है प्राइस ऑफ गुड्स। अब कुछ लोग समझे नहीं, देखिए ये जो है वो मार्केट जो है वो प्राइस मैकेनिज्म पे चलता है, ठीक है। तो इसीलिए द प्राइस ऑफ गुड्स, ऐसा नहीं कि द प्राइस ऑफ सर्विस, सर्विस पे चलती है क्या कोई भी मार्केट, नहीं। जो एक्चुअल मार्केट है वो सर्विस पे नहीं चलती, इकोनॉमिक रिसोर्सेज से भी उसको कोई लेना देना नहीं है, जिसकी वो तो उनका अलग मैटर हो गया ना। लेकिन द प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो प्राइस मैकेनिज्म के कारण आता है, ठीक है। तो द प्राइस ऑफ गुड्स, इन सब सर्विस और इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है, फर्स्ट का ए। सेकंड देखिए विच एस्पेक्ट ऑफ टैक्सेशन इन्वॉल्व्स नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। देखिए नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब फ्यूचर की बात करना। जैसे एक होता है पॉजिटिव इकोनॉमी, एक होता है नॉर्मेटिव। तो पॉजिटिव जो है वो प्रेजेंट की बात करता है, नॉर्मेटिव जो है वो फ्यूचर की बात करता है कि आगे होने वाला क्या है। तो द इंसिडेंट्स हु एक्चुअली क्या है, द इंसिडेंट्स ऑफ टैक्स, मतलब ये जो टैक्स है जो पे किया जा रहा है, तो जो टैक्स हम पे करें क्या ये फ्यूचर की चीज है, नहीं। क्या ये बता रहा है कि क्या होगा, नहीं। तो ये जो है वो जो है पॉजिटिव है, तो इससे इससे नॉर्मेटिव को ये क्या बताता है, नहीं बताता है नॉर्मेटिव को। ऊपर पूछा था कि जो कौन सा है जो नॉर्मेटिव इकोनॉमी को बताता है, द इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स का इफेक्ट ऑन इंसेंटिव टू वर्क। ये क्या कोई फ्यूचर की बात है, नहीं। टैक्स का इफेक्ट अभी की बात कर रहा है। लेकिन द फेयरनेस ऑफ टैक्स, अगर टैक्स हम इम्पोज किए हैं तो उससे जो फेयरनेस है, मतलब क्या कैसा जो है वो फेयरनेस क्रिएट हुआ है टैक्स पे करने से, द फेयरनेस ऑफ टैक्स, टैक्स का क्या इम्पैक्ट हुआ है, मतलब ये फ्यूचर की बात कर रहा है कि द फेयरनेस ऑफ टैक्स क्या होगा आगे चलकर, जो हम टैक्स दे रहे हैं उस पर क्या इम्पैक्ट करेगा, वो कैसे इम्पैक्ट करेगा, तो वो है फेयरनेस ऑफ टैक्स। तो ये हो गया आउट टू बी, मतलब ये बात कर रहा है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स मतलब क्या होने वाला है, बाद की बात करता है, ठीक है, फ्यूचर की। ये बात कर रहा था प्रेजेंट की, ये भी बात कर रहा था प्रेजेंट की, लेकिन द फेयरनेस ऑफ टैक्स जो है वो बात कर रहा है फ्यूचर की। कैसे कि जो टैक्स है उसका फेयरनेस जो है, मतलब उसका इम्पैक्ट जो है वो कैसे पड़ेगा, तो फेयरनेस ऑफ टैक्स। व्हेन द प्राइस ऑफ ए सब्सटीट्यूट ऑफ कमोडिटी एक्स फॉल्स, सब्सटीट्यूट है, ठीक है, और सब्सटीट्यूट की प्राइस फॉल हो रही है, तो डिमांड ऑफ एक्स क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को जरा आप ऐसे समझिए, सब्सटीट्यूट को भी कुछ देर के लिए साइलेंट कर दीजिए कि अगर प्राइस किसी भी सामान का गिर रहा है, एक्स का अगर प्राइस फॉल हो रहा है तो डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर सब्सटीट्यूट लागे, अगर आ गया सब्सटीट्यूट उसके जगह पे, तो वो क्या होगा, वो गिरेगा। जाहिर सी बात है, जरा सब सोचिए कि कोई एक्स गुड्स है, इसका अगर प्राइस फॉल कर रहा है, सिर्फ एक्स की बात कर रहे हैं, अगर इसका प्राइस फॉल कर रहा है तो इसका डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर इसका कोई सब्सटीट्यूट होगा तो उसका डिमांड क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा, ठीक है। ओके, फॉल्स। An increase in the price of commodity when demand is inelastic causes the total expenditure of consumer of the commodity to increase होगा कि डिक्रीज होगा, जरा सब सोचिए। आपका जो है वो डिमांड इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक मतलब अब कोई सामान को 1 करोड़ का भी कर दिया जाए तो आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, जैसे नमक हो गया, ये थोड़ा सा इन इलास्टिक है, तो प्राइस उसका अगर बढ़ा भी दिया जाएगा तो आपको खरीदना पड़ेगा, तो उससे आपका जो खर्चा होगा वो क्या होगा। अब ऐसा तो नहीं है कि अब आप नमक खरीदना ही बंद कर देंगे, ठीक है, इन इलास्टिक है और उसका प्राइस वो बढ़ा रहा है, नमक का प्राइस वो बढ़ा दिया, तो क्या आप उसको खरीदेंगे नहीं, आप खरीदेंगे। तो आपको क्या होगा, खर्चा, खर्चा बढ़ेगा, इंक्रीज। 4 का ए। 5 में है इफ द अमाउंट्स ऑफ टू कमोडिटीज परचेज्ड बोथ इंक्रीज और डिक्रीज। देखिए अब 2 कमोडिटी खरीदे हैं हम, वो जो है वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, कब, जब प्राइस जो है किसी एक का प्राइस को चेंज करे, मतलब प्राइस का चेंज कर रहे हैं तो एक का जो है वो क्वांटिटी डाउन हो जा रहा है। तो जो ये इलास्टिसिटी है दोनों के बीच में वो क्या है, निगेटिव है। अगर एक का प्राइस या फिर क्वांटिटी हम चेंज कर रहे हैं, किससे, प्राइस से, मतलब प्राइस हम बढ़ा रहे हैं तो क्वांटिटी हमारा घट जा रहा है। यही बात बोल रहा है कि इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, किसमें, कमोडिटीज में। दो गुड्स है जिसके कमोडिटी में हमको जो है क्वांटिटी मिल रहा है वो कभी बढ़ जा रहा है कभी घट जा रहा है, क्यों, प्राइस के कारण। तो अगर यानी कि प्राइस अगर बढ़ रहा है तो ये घट रहा होगा, तभी तो चेंजेस लिखा है। तो जब ये पॉजिटिव एक बढ़ रहा है ये घट रहा है तो ये तो निगेटिव रिलेशन है, तो निगेटिव। आगे आइए, कंज्यूमर हु इज बिलो दी पर्सनल बजट लाइन। देखिए मान लीजिए
कि ये बजट लाइन होता है, ठीक है। ये जो पॉइंट होता है ना, ये पॉइंट वो होता है सबसे लास्ट पॉइंट, मतलब ये पॉइंट जो मैक्सिमम, इससे ज्यादा खर्चा नहीं कर सकता, ये लास्ट पैसा है किसी भी कंज्यूमर का। तो अगर वो इतना ही पैसा खर्चा किया, मतलब वो सारा पैसा भी खर्चा नहीं किया, यहाँ से यहाँ तक का उसका पैसा बचा हुआ है, ये हो गया कि मैक्सिमम प्राइस जो वो दे सकता है, अपना मैक्सिमम जो उसका इनकम है जो वो इन्वेस्ट कर सकता है गुड्स पे, ये लाइन जो है। और अगर वो उसके अंदर है, साफ बोला है बिलो द पर्सनल बजट लाइन, तो क्या है, वो अपना पूरा पर्सनल इनकम स्पेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। तब आप कहेंगे कि ये क्यों नहीं हो सकता सी, जिसमें लिखा है मे और मे नॉट, तो ये तो मे और मे नॉट लिख दिया, हो भी सकता नहीं भी हो सकता, जबकि वहां पे साफ लिखा है कि बिलो है। तो जब बिलो है तो ये तो चांस 100% है कि उसका पूरा पर्सनल इनकम यूज नहीं हो रहा है, इज नॉट स्पेंडिंग ऑल पर्सनल इनकम। पर्सनल इनकम तो ये पूरा था और पूरा ये यूज नहीं कर रहा है, थोड़ा सा कम यूज कर रहा है। आइए 7, द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ऑफ ए फॉल इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी क्या है, इज गिवन बाय। अब सुनिए, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट किसे कहते हैं, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट जिसमें एक गुड्स जो है वो दूसरे गुड्स को रिप्लेस करती है, ठीक है। मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन हम जानते हैं, एक बढ़ जाएगा तो फिर एक जो होगा जो घटा हुआ रहेगा, ऐसा होता है कुछ। तो हम लोग इसमें क्या देखते हैं कि इसका आप सिंपल सा एक बात समझिए, इसमें इतना ये सेटरस पेरिबस मतलब यही होता है कि बाकी सारी चीज़ों को कांस्टेंट रखा गया है, यहाँ पे बात प्राइस की हो रही है कि प्राइस फॉल करे तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होगा। तो जरा सा सुनिए, आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए है, अ मूवमेंट अप गिवन इन द इंडिफरेंस कर्व, किसी एक का डाउन करेगा तो एक बढ़ जाएगा। देखिए मूवमेंट अप, ये इंडिफरेंस कर्व ऐसे है, जा रहा है ऐसे, तो ये क्या हो गया, ये तो अपवर्ड जा रहा है, ओके। इंडिफरेंस कर्व मूवमेंट फ्रॉम हायर टू लोअर, यहाँ से आप देखिए इंडिफरेंस कर्व तो आपको पता चलेगा कि हायर टू लोअर भी होता है। इंडिफरेंस कर्व ऐसा ही तो होता है, बिल्कुल ऐसा। तो पहले आप देखें तो हायर भी है, फिर ऊपर से भी नीचे जा रहा है और फिर एक मिनिमम पर भी पहुंच रहा है। तो वही तीनों ऑप्शन है कि एक तो है कि ऊपर जा रहा है, फिर होगा कि हायर टू लोअर जा रहा है, हायर टू लोअर ऐसे, इधर से इधर हायर टू लोअर, और मूवमेंट डाउन, फिर यहाँ से डाउन जा रहा है बिल्कुल, और फिर अप जा रहा है। तो ये तीनों में से कोई भी केसेस हो सकती है। तो 7 का डी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यही तो कहता है। 8 का देखिए, when real income rather than money income is kept constant, ठीक है। in drawing a consumer's demand curve for a commodity the demand curve is negatively sloped। अब सुनिए, ये जो इतनी बातें लिखी गई है ना कि रियल इनकम, ये सब इनको सिर्फ आप प्राइस समझिए, ठीक है। यहाँ पे प्राइस की बात हो रही है, ये जो है यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है, अमाउंट जो स्पेंड कर रहा है तो उससे कह रहा है कि डिमांड कर्व क्या होगा। अगर डिमांड कर्व निगेटिव है तो उसका इंपैक्ट क्या है, तो द डिमांड कर्व इज निगेटिव स्लोप्ड। क्या ये ऐसा हमेशा होगा, जरा सा खुद सोचिए, आप अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो डिमांड कर्व में आप क्या पढ़े हैं, डिमांड कर्व जो आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े, सिंपली लॉ ऑफ डिमांड ही बोल रहा है कि अगर हम प्राइस को, अगर हमारा डिमांड घट रहा है मतलब हमारा प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है। पी हमारा जो है वो समझिए कि वो बढ़ रहा है, तो अगर पी बढ़ रहा है तो ये तो हमेशा का केस है, ये जो केस है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगा, ये तो ऑलवेज का है, हमेशा ऐसा होगा। हाँ, द डिमांड कर्व इज निगेटिवली स्लोप्ड, हमेशा होगा। जब जब इनकम जो है, उन इनकम के कारण अगर हमारा डिमांड कर्व नीचे जा रहा है तो वो तो हमेशा ही होगा, लॉ ऑफ डिमांड कहता है। यहाँ पे तो बहुत आसान है, इतना हार्ड था नहीं। तो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी कुड नॉट एक्सप्लेन चॉइसेस इन्वॉल्विंग रिस्क, क्यों, बिकॉज इट अज्यूम्ड दैट, क्या हुआ था पहले जो हम पढ़े थे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक थ्योरी, वो क्या कहता था कि जैसे ही आप एक्स्ट्रा कोई चीज खाते जाते हैं तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी जो है ना वो डाउन होती जा रही थी, ठीक है। मतलब मार्जिनल यूटिलिटी हमारी घटती जाती है आफ्टर ईच कंजप्शन। तो 9 का ए। अब देखिए, एम्पिरिकल डिमांड कर्व मतलब एक्चुअल डिमांड कर्व रेफर्स टू डिमांड कर्व एस्टिमेटेड फ्रॉम, ओहो, किस थ्योरी से लिया गया, प्राइस और डिमांड से लिया गया। हमें तो पता है डिमांड कर्व का मतलब है क्या, जो प्राइस और क्वांटिटी की जो है वो रिलेशन बताता है। तो मार्केट प्राइस और क्वांटिटी ऑब्जर्वेशन, 10 का डी। आ गया 11, विद इन द रिलेवेंट रेंज आइसोकोंट, आइसोकोंट क्या होता है, कैन नॉट क्रॉस, हाँ ये क्रॉस मतलब इंटरसेक्ट की बात कर रहा है। देखिए ऐसा होता है आइसोकोंट, ऐसा, तो ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करता, ना इस एक्सिस को ना इस एक्सिस को, और निगेटिवली स्लोप्ड भी है। हाँ, यहाँ पे ऐसे नीचे जा रहा है तो निगेटिव स्लोप, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बिल्कुल कॉन्वेक्स है। तो ये हो गया आपका डी, 11 का डी। 12 में आइए, एट द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम ओरिजिन इज टांजेंट टू द, क्या है, टोटल कर्व, तब AC इज एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। देखिए
बोल रहा है कि कोई स्ट्रेट लाइन है ओरिजिन से। अब देखिए ये ऐसा होता है कुछ टोटल कॉस्ट, ठीक है, और मार्जिनल कॉस्ट जो होता है वो ऐसा होता है। तो ये जो लाइन है इसको आप अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे एकदम मिनिमम है एवरेज कॉस्ट। देखिए यहाँ पे एकदम मिनिमम, मतलब इसके बाद एवरेज कॉस्ट जो है वो ऐसे इंक्रीज कर रहा है। तो मिनिमम पॉइंट क्या है ये, तो एवरेज कॉस्ट क्या हो जाएगा आपका मिनिमम। 12 का ए। 13 में आइए, एट द बेस्ट और ऑप्टिमम शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म विल बी, क्या कर रहा होगा अगर शॉर्ट रन है, और तो फर्म का क्या हो सकता है, आइदर मैक्सिमाइजिंग टोटल प्रॉफिट और मिनिमाइजिंग टोटल लॉसेस। यही तो बेस्ट पोजीशन होगा ना, एट द बेस्ट और ऑप्टिमम शॉर्ट रन लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म क्या कर सकता है, मैक्सिमाइज करेगा टोटल प्रॉफिट और अपना लॉसेस कम कर देगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि मैक्सिमाइज टोटल सिर्फ प्रॉफिट और लॉसेस को बिल्कुल इग्नोर कर देगा, नहीं, मैक्सिमाइज करेगा अपना टोटल प्रॉफिट और मिनिमाइज करेगा टोटल लॉसेस। तो 13 का सी। आगे ये 14, इन द शॉर्ट रन द मोनोपोलिस्ट। मोनोपोलिस्ट को शॉर्ट रन में क्या हो सकता है भाई, प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है। इसको देखिए सिर्फ सुपर नेचुरल क्या था वो जो होता है एक्स्ट्रा जो बेनिफिट, वो कब होता है, मोनोपोली को लॉन्ग रन में होता है। तो यहाँ पे तो किस चीज़ की बात हो रही है, वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट तो यहाँ पे हो नहीं रहा है, यहाँ पे बात कर रहा है शॉर्ट रन की, वो होता है लॉन्ग रन में। लेकिन शॉर्ट रन में इसको प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो डी 14 का डी। 15 में आइए, इन द लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द प्योर मोनोपोलिस्ट, जो प्योर मोनोपोलिस्ट है अपोज्ड टू परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट, ये देखिए कैन मेक प्योर प्रॉफिट बिकॉज ऑफ, क्यों बनाता है, लॉन्ग रन है और मोनोपोली है। ऊपर में था शॉर्ट रन के बाद तो कुछ भी हो सकता था, लेकिन मोनोपोली जो है वो हमेशा जो है वो नॉर्मल से एबव कमाता है लॉन्ग रन में। ऐसा क्यों, क्या वो हाई सेलिंग प्राइसेज रखता है, नहीं, सेलिंग प्राइसेज अगर वो हाई करेगा तो मे बी कि उसको प्रॉब्लम हो जाए। लो, यहाँ पर बोल रहा है कि लो एवरेज कॉस्ट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, क्या ऐसा करता है, नहीं, एडवर्टाइजमेंट करने की तो उसको जरूरत भी नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी अकेला है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक ऐसी कंपनी है जो खुद अकेले चलती है, वहाँ पे और कोई कंपटीटर नहीं है, तो कंपटीटर ही नहीं है तो और बहुत ज़्यादा कमा रही है, तो वहाँ पे एंट्री जो है ब्लॉक है, ब्लॉक्ड एंट्री होगा ना, तभी तो कोई कंपटीटर नहीं है उसका, आराम से वो फायदा कमाता है लॉन्ग रन में, कोई कंपटीटर ही नहीं है, ब्लॉक्ड एंट्री है। 16, when industry is in long run equilibrium, ठीक है, long run equilibrium, the monopolist competitor will produce at the lowest point on its LAC curve। अब सुनिए, कर एक मोनोपोलिस्ट कंपटीटर है और प्रोड्यूस क्या कर रहा है, लोवेस्ट पॉइंट ऑन इट्स LAC। क्या लोवेस्ट पॉइंट पे एकदम करेगा, मतलब उसका जो कॉस्ट है, कॉस्ट की बात करें तो क्या उसका एकदम लोवेस्ट पॉइंट पे रहेगा, नहीं, कॉस्ट तो भाई लगेगा ही लगेगा, चाहे कोई भी आप इंडस्ट्री हो। बी 16, इन द किंग डिमांड कर्व मॉडल तो ओलिगोपोलिस्ट क्या करते हैं, अपना इंटरपेंडेंसी देखते हैं अगल बगल, कोल्यूड कर नहीं करते, टेंड टू कीप प्राइस कांस्टेंट रखते हैं। तो डी 17 का डी। आगे आइए 18, कोई अमेरिकन है, इफ अमेरिकन टुडे फॉर एग्जांपल वेयर टू कंटेंट टू लिव एट द लेवल ऑफ द इंडियन मिडिल क्लास पीपल, ठीक है, ऑल देयर वांट्स वुड बी फुली सेटिस्फाइड विद देयर अवेलेबल रिसोर्सेज, आराम से उनको हम रिसोर्स दे सकते हैं यहाँ पे। और ऑन द बेसिस ऑफ द अबव स्टेटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी मेड, क्या कहा जा सकता है, द पोजेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूएसए हैज इनर क्या है, इनॉर्मसली, मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड टू एक्सीड देयर वांट्स। क्या ऐसा हो सकता है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा है और उनके वांट्स को भी आगे चली गई, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। और स्टेटमेंट पूछा कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है, क्या आपको कंक्लूजन निकलता है, the affluent and developed countries of USA and Western Europe face the problem of scarcity, ये तो सही बात है, प्रॉब्लम तो होती है, even today as their president wants to remain head of their increased resources and capacity to produce, बिल्कुल ये सच्चाई है कि इतना रिसोर्सेज आपके पास नहीं कि हर चीज को आप सेटिस्फाई कर ही दें। तो ये जो है बी, लेकिन थोड़ा सा सी को भी देखते हैं, 18 का बी सी। द एफ्लुएंट एंड डेवलप्ड कंट्रीज आर नॉट, बताइए, लिखा है कि कोई जो डेवलप्ड कंट्री है उसको प्रॉब्लम है ही नहीं स्कार्सिटी से, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो सी बी 18 का बी। ए 19 में, इकोनॉमिक्स इज ए ब्रांच ऑफ, कौन सा, सोशल साइंस। अब यहाँ पे फिजिकल साइंस नहीं लिख दीजिएगा, सोशल साइंस फोकस्ड ऑन, यहाँ पे देखिए गुड्स एंड द सर्विसेज, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, सर्विसेज और सोशल साइंस। सोशल साइंस को बताता है क्यों, क्योंकि वो प्रोडक्शन कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड द सर्विसेज, तब क्या है सोशल साइंस। आगे आइए
सोशलिस्ट इकोनॉमी इज ए सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है? सोशलिस्ट इकोनॉमी होता है वैसी इकोनॉमी जो गवर्नमेंट चला रही हो, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या अपना फायदा करेगी क्या? बिल्कुल नहीं, वो तो डायरेक्ट यूज के लिए बनाती है। बी 20 का बी 21। अब कैपिटलिस्ट कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन इज यूज्ड इन, तो वैसी ही जगह पे होगी जहां पे कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी होगी। हाँ, कैपिटल जहाँ कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वहीं पे तो यूज होगा कैपिटल इंटेंसिव। ड्यूरिंग द लॉकडाउन ड्यू टू COVID-19 अब कंज्यूमर फाइंड्स द वेजिटेबल वेंडर सेलिंग वेजिटेबल्स इन द स्ट्रीट हैव रेज्ड द प्राइसेस ऑफ वेजिटेबल्स देन यूजुअल प्राइसेस। अब बताइए, जब कोविड का टाइम चल रहा था तो एक बायर जो हमेशा जो सब्जियां बेचता था वो क्या किया, प्राइस बढ़ा दिया। तो सोचिए सब्जी क्या है, सब्जी तो इनइलास्टिक चीज है। ऐसा तो नहीं कि उसका प्राइस बढ़ गया तो हम खरीदेंगे ही नहीं, तो खाएंगे क्या भाई अगर खरीदेंगे नहीं। इनइलास्टिक का मतलब यही है कि हाँ वो चीज आपको खरीदना ही है, डिमांड आप इधर उधर नहीं कर सकते, इनइलास्टिक डिमांड है। तो उस सब्जी को तो खरीदना ही है उसको। अब एक लड़की थी जो वो खरीदने गई सब्जी, तो क्या सब्जी खरीदेगी, प्राइस तो बढ़ गया, तो सब्जी तो भाई उतना ही खरीदेगी जितना उसको खरीदना है, वो सेम ही खरीदेगी। लेकिन डिमांड जो है ना वो इनइलास्टिक है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सब्जी का प्राइस बढ़ गया तो सब्जी नहीं खरीदेगी, सब्जी खरीदेगी। तो इनइलास्टिक डिमांड हो गया। और क्योंकि जितना प्राइस बढ़ गया तो उससे ऐसा नहीं कि वो कम खरीदेगी, तो वो जब भी खरीदेगी तो सेम ही खरीदेगी, सेम क्वांटिटी एंड इनइलास्टिक डिमांड। सेम मतलब जितना पहले खरीदना था बेचारे को खरीदेगी, और इनइलास्टिक डिमांड मतलब डिमांड वो चेंज नहीं कर सकती, हाँ मैं कम खरीदती हूँ, ज़्यादा महंगा हो गया। फैमिली 5 है तो 5 का खरीदना तो पड़ेगा जैसे पहले खरीद रही थी। तो 22 का सी। 23 देखिए, एट सेचुरेशन पॉइंट ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व द स्लोप ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, देखिए ये गलत दे दिया था, यहाँ पे टोटल यूटिलिटी नहीं, यहाँ पे एम यू कर देना चाहिए था, एम ओह क्या लिख रहे हैं, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व इज, क्या होता है मार्जिनल यूटिलिटी कर्व ऐसे में 0, ठीक है। द मोस्ट क्रूशियल डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड फॉर एन आइटम, एक आइटम की डिमांड का सबसे बढ़िया डिटर्मिनेंट क्या हो सकता है, किसी भी चीज को डिमांड करें तो ऐसा नहीं कि इनकम पर मार देगा या प्राइस ऑफ अदर रिलेटेड गुड्स, ये सब तो कुछ नहीं, खुद का प्राइस देखेगा ना, है कितना उसका प्राइस, ऑन प्राइस, ये इनकम में तो डिपेंड नहीं करता है, प्राइस देखेंगे ना पहले, इनकम खूब है आपका, प्राइस उससे ज्यादा हो गया तो प्राइस को देखना है। डी 24 का 25 with a reference to arc elasticity measures the responsiveness of demand on the demand कर, क्या 2 पॉइंट पे चेक करते हैं ना, क्योंकि जब हम ऐसा बनाते हैं, ये कुछ इस प्रकार का जो होता है हमारा, उसका हम पॉइंट पॉइंट पे मेजर करते हैं, ये पॉइंट इसका रिलेशन इससे, ऐसा ही करते हैं ना। हाँ, तो ये जो होता है वो आर्क इलास्टिसिटी होता है बिटवीन 2 पॉइंट्स। आर्क का मतलब ये बिटवीन 2 पॉइंट्स पे होता है। कॉस्ट इनकर्ड विच हैज नो रेलेवेंस टू फ्यूचर प्लानिंग, वैसा जो चला जा चुका है, डूब चुका है आपका, फ्यूचर से कुछ भी उसको रेलिवेंसी नहीं है। संक कॉस्ट, आफ्टर आइडेंटिफाइंग द मार्केट द इंटरप्राइज हैज टू मेक डिसीजन रिगार्डिंग 4P, प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन, हम जानते हैं। तो कह रहे कि कौन सा ऐसा है जो इसमें से नहीं है, तो प्रोडक्ट ये तो है, प्राइस तो यहाँ पे ही नहीं है, प्रोडक्ट प्राइस, प्लेस भी है, प्रमोशन भी है, पीपल नहीं होता है, पीपल को हटा दीजिए। पूछ रहा था कौन सा नहीं, ये पूछ रहा है कि कौन सा गलत फॉर्मूला है, तो सुनिए, टोटल कॉस्ट यानी एवरेज इंटू क्वांटिटी, ये तो सही है। नीचे भी देखेंगे तो समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और ये देखिए ये जो लिखा हुआ है कि समेशन ऑफ मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ये तो वेरिएबल कॉस्ट होना चाहिए था ना, ये गलत लिखा है, टोटल कॉस्ट नहीं होना चाहिए, टोटल कॉस्ट नहीं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये होता है, तो वो गलत था। ये भी सही है, मार्जिनल कॉस्ट है और TFC है इक्वल टू TC, हाँ हम जानते हैं। तो 28 का बी। 29 में आइए, 29 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू एट इक्विलिब्रियम इन मोनोपोलिस्ट कंपटीशन। ओह, मोनोपोलिस्ट कंपटीशन ये होता है AR, कुछ ऐसा ही होता है MR, और इधर से ऐसे, ओके। अब सुनिए, और ये होता है हमारा प्राइस। अब सुनिए यहाँ पे क्या है, इसको मत देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ट्रू क्या है, प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट, प्राइस तो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा रहेगा ना मोनोपोलिस्ट में, मोनोपोलिस्टिक कंपनी प्राइस बिल्कुल कॉस्ट से कम है, ये तो घाटे की बात है। प्राइस इज ग्रेटर देन द मार्जिनल रेवेन्यू, ये बात भी सही है, प्राइस हमेशा दोनों से बड़ा होता है, तो सी
विदाउट डायग्राम बनाए भी बता देता। प्योरली कम्पिटिटिव सेलर्स एवरेज रिवेन्यू कर्व, प्योरली कम्पिटिटिव मतलब परफेक्ट कंपटीशन की बात कर रहा है, तो उसमें तो भाई एवरेज रिवेन्यू रहे चाहे मार्जिनल रिवेन्यू रहे, सारा जो है वो इस पे होता है, लाइक इस पे ड्रॉ भी नहीं हुआ, इस पे ऐसे, इसी पे AR, जो भी है सब कुछ इस पे, तो वो क्या होगा, बोथ इट्स डिमांड एंड मार्जिनल रिवेन्यू कर्व्स, ये क्या होते हैं, कोइंसाइड करते हैं। पूछा था कि कौन कौन कोइंसाइड करते हैं, कोइंसाइड्स विद, हो गया सी, 30 का सी। आगे ये 31 कह रहे कि अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश इकोनॉमी जेमकिंस क्या बोले थे कि कौन सा है जो मेन कॉज है मैसिव डिक्लाइन का इन इनकम एंड अनएम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में सबसे बड़ा कारण कौन सा था, वो था लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन इकोनॉमी में एकदम कम खर्चा, ठीक है, लोअर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, ये साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे चैप्टर तो वहां पता चलेगा आपको। पोस्ट वार रिकंस्ट्रक्शन, देखिए अब झगड़ा हो जो ही हो उसके बाद रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, वार को ठीक है, वार तो गलत चीज है, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तो कुछ लोग यहाँ पे डेप्ट ये सब की बात करेंगे, लेकिन डेप्ट यहाँ पे क्या होगा, नहीं, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन की बात हो रही है भाई, यहाँ पे फिर से चीजें बूम हो रही है, तो बूम समझकर यहाँ पे आकर आपको सी नहीं मार देना है, पढ़िए पहले। विल पुश द इकोनॉमी टू स्लो डाउन बिकॉज ऑफ एक्सेस एक्सटर्नल डेब्ट, जब रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है ये तो हो ही नहीं सकता कि और फिर से डाउन हो। विल काउज पिकअप इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बिल्कुल, एज द रिकंस्ट्रक्शन पुशेस द इफेक्टिव डिमांड एंड इन टर्न एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम, ठीक है, इसको मान लेते हैं सही है कि हाँ कुछ कुछ हद तक ग्रोथ होगा, इनकम एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। कैन काउज बूम और रिसेशन, ओह ये देखिए रिसेशन कहाँ से डाल दिया भाई, रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है तो वो ग्रो ही करेगा ना, तो बी, 32 का बी। अगर ये 33, द प्राइस विच अ कंज्यूमर वुड बी विलिंग टू पे फॉर अ कमोडिटी इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी, जितना वो एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग वो पैसे देना चाहता है। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब क्या है, एक्स्ट्रा यूटिलिटी। कंप्यूटर्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है भाई, बिना देखे आंख मूंद के मारी। 35, फ्लक्चुएशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू काइंस इज ड्यू टू फ्लक्चुएशन इन एग्रीगेट डिमांड। काइंस कहते हैं कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटी में फ्लक्चुएशंस आते हैं वो इफेक्टिव डिमांड के कारण आते हैं। आगे ये द टर्निंग पॉइंट ऑफ बिजनेस साइकिल is propounded by when is produced by when economic indicates, क्या इंडिकेट करता है इकोनॉमी, कुछ भी कोइंसिडेंट भी होता है तो वो भी एक पॉइंट होता है, टर्निंग, लैगिंग भी होता है, लीडिंग, सारे जो है वो टर्निंग है, इस फेज से उस फेज में लेकर चले जाते हैं। यू शेप एवरेज कॉस्ट इज बेस्ड ऑन, यू शेप जो होता है एवरेज कॉस्ट का क्यों होता है, लॉ वेरिएस प्रोपोर्शन, कौन नहीं जानता है, 1000 बार पढ़े। 38 में द रीजन बिहाइंड द अपवर्ड स्लोपिंग पोर्शन ऑफ लॉन्ग रन कॉस्ट कर्व, ऐसा क्यों, ये खर्चा जो है वो क्यों ऐसा बढ़ता है, क्योंकि हमारे खराब चीजें ज्यादा हो रही है बिजनेस में, इकोनॉमी नहीं डिस इकोनॉमी हो रही है। बी 38 का 39, शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फर्म विल बी इंक्रीजिंग व्हेन, देखिए यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट होना ही नहीं चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट नहीं, यहाँ पे जो थे वेरिएबल डाल सकता था, ये फिक्स्ड कॉस्ट होने चाहिए, फिक्स्ड कॉस्ट तो बढ़ता ही नहीं है, तो द शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द फर्म विल बी इंक्रीजिंग व्हेन, ये जो है वो आपका मार्जिनल डाल के बी कर दीजिए, ठीक है। 39 का बी। 40 कंज्यूमर इज सोवरेन, किसमें सोवरेन होता है, सोवरेन मतलब समझते हैं कि थोड़ा सा जो है वो आराम से मतलब खुद को चूज कर सके, तो फ्री इकोनॉमी, हाँ बिल्कुल सही, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो दोनों में, तो 40 का डी। आगे 41, द प्रॉब्लम ऑफ व्हाट टू प्रोड्यूस इज रिलेट टू, किससे, मतलब इसका मतलब है कि क्या हमें प्रोड्यूस करना चाहिए, तो इनकम से कुछ लेना देना इस बात से नहीं, टेक्निक से नहीं, हम क्या गुड्स प्रोड्यूस करेंगे इसकी बात कर रहा है वो, कि व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब द चॉइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें। 41 का ए। आइए 42, शिफ्ट इन द बजट लाइन व्हेन द प्राइसेज आर कांस्टेंट, प्राइस कांस्टेंट है तो शिफ्ट कैसे होगा बजट लाइन, चेंज इन इनकम के कारण ही, क्योंकि डिमांड के कारण तो होगा ही नहीं, इनकम ही है ना जो बजट लाइन को शिफ्ट करेगा। बजट लाइन मतलब इंडिफरेंस, इंडिफरेंस कब की तरह आइसोकोंटिक होता है, तो बजट लाइन जो है वो चेंज शिफ्ट हो रहा है, ठीक है, यहां से वो यहां आ जा रहा है, तो क्यों आ जा रहा है, जबकि प्राइस कांस्टेंट है, तो क्यों वो ऐसा होगा, वो इनकम के कारण होगा। आगे आइए 42 का ए, 42 का ए है ना, हाँ 43, लॉ ऑफ डिमांड इज वैलिडेट, कब लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा, मतलब प्राइस और क्वांटिटी दोनों इक्वल माने जाएंगे, कब,
नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। देखिए अभी आपको समझाते हैं। निगेटिव इनकम इफेक्ट मतलब समझ रहे कि जो इनकम है आपका उसका निगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है और जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है वो कम है, तो लॉ ऑफ डिमांड इसमें वायलेट हो जाएगा। अब सुनिए, इनकम इफेक्ट इज निगेटिव सिर्फ कहने का मतलब क्या है कि मतलब इनकम ही जो है वो काउच कर रहा है। तो क्या हाँ ऐसा कारण हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी में भी देखिए फिर सब्स्टिट्यूशन डाल दिया वो भी निगेटिव है। तो इसमें देखेंगे कि तो दोनों में से ज्यादा कौन जो है वो इम्पैक्ट करता है। तो निगेटिव इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर, निगेटिव इम्पैक्ट तो ज्यादा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, तो ऐसे भी वो ज्यादा होगा। सब्स्टिट्यूशन मतलब चेंज करना, इनकम होगा तभी तो हम चेंज करेंगे, लेकिन जब इनकम ही निगेटिव है मतलब वो ज्यादा इम्पैक्टफुल है। आपके पास इनकम ही नहीं है तो ये तो ज्यादा इम्पैक्टफुल हो गया, तो ये ज्यादा हो गया। तो व्हेन नेगेटिव इनकम इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, तब हम क्या करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड खत्म हो जाएगा। प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी घटेगा, कोई जरूरी नहीं है। आगे इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी लिखना चाहिए था, यूनिट मतलब होता है ना कि यूनिट से इंक्रीज करना, यहाँ पे यूनिटरी आप कर देंगे। क्या करें कि इलेक्ट्रिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटरी फॉर लग्जरियस गुड्स। जो लग्जरियस गुड्स होते हैं ना उनका जो इलास्टिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ रहा था, इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन यूनिटी किस में होता है, वो लग्जरियस गुड्स में होती है। ठीक है, 44 का लग्जरियस गुड्स में हमारी क्या इलास्टिसिटी ग्रेटर होती है। पता नहीं क्या हो गया, उलट पुलट पढ़ रहा हूँ। कोई भी लग्जरियस चीज है आप खुद सोचिए ना, तो क्या आप बिल्कुल ही पूरी तरीके से पूरा एकदम इलास्टिक होंगे नहीं, पूरा नहीं होंगे, थोड़ा थोड़ा, तो मोर देन जो है वो यूनिटरी आप होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टडीड इन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या नहीं पढ़ते, छोटा पैमाने पे है, माइक्रो मतलब छोटा। फैक्टर प्राइसिंग पढ़ते हैं, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री पढ़ते हैं, इंटरनल हमारा कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ते हैं हमारे कंट्रोल, लेकिन एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ करेंसी नहीं पढ़ते। तो डी जो है वो 45 का हो जाएगा। 46 में ये द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी डज नॉट इंक्लूड। कैपिटलिस्ट मतलब समझिए प्राइवेट कंपनी। कौन सा नहीं होता है, उन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती है, बिल्कुल होती है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, हाँ होती है। अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, क्या कंज्यूमर के पास चॉइस नहीं होता, देखिए कंज्यूमर के पास तो इसमें तो चॉइस होता है भाई। तो क्या पूछ रहा है, अब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, हाँ तो ये चीज जो है वो गलत है, तो सी हो जाएगा ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग आर विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमी। बिजनेस इकोनॉमी में क्या है, कैपिटल बजटिंग होता है, रिस्क एनालिसिस होता है, बिजनेस साइकिल्स होते हैं, तो डी। 48 द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी लॉन्गर, कब, जब दो गुड्स क्लोजर सब्स्टिट्यूट होंगे। अगर दोनों गुड्स आराम से हम सब्स्टिट्यूट कर सकते तो किसी का प्राइस बढ़ेगा ना, तो खट से दूसरे को खरीद लेंगे, ना दोनों तो एक ही चीज है। जैसे चाय और कॉफी, कॉफी का अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो तुरंत आप चाय की तरफ भाग जाएंगे, तो जितने वो क्लोजर होंगे तो उतने जल्दी आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, उनके प्राइस चेंज होंगे अगर तो। इन स्पाइट ऑफ the fact that the price of television sets, refrigerators, air conditioner etc have been continuously rising, rise कर रहा है, their demand does not stand any tendency to the fact because, किस केसेस में, क्योंकि देखिए खूब जो है वो उनकी प्राइसेस बढ़ रही है। कैसी कैसी चीजें हैं, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, एसी है, तो इन सब चीजों की प्राइस मान लीजिए बढ़ रही है। टीवी है, इसको फोन भी ला देना चाहिए था, खैर। तो इन सब की अगर प्राइसेज, इन सब की जो है कंटिन्यूअसली राइजिंग दियर डिमांड डज नॉट स्टैंड एनी टेंडेंसी टू द फैक्ट, खूब डिमांड इनका बढ़ रहा है, ठीक है, प्राइस जो है हमेशा बढ़ रहा है, डिमांड को कोई लेना देना नहीं है, इसको डिमांड जैसा वैसा रह रहा है, खूब ही प्राइस बढ़ रहा है तो हम लोग खरीद रहे हैं, क्यों, क्योंकि उस पर हम थोड़ा सा उसको जरूरत की चीजें बना दिए। कॉन्स्पिशियस तो है लेकिन उसको हम नेसेसिटी बना चुके हैं, जरूरत चीजें हैं, टीवी हो गया, फोन हो गया, सब क्या है, इनकी प्राइस थोड़ी सी बढ़ भी जाएगी तो हम लोग उसको खरीदेंगे। 49 का डी, 50 का ये व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। हाँ सब्स्टिट्यूट भी है प्राइस इलास्टिसिटी, प्राइस रेंज, पोजीशन ऑफ कमोडिटी, सारे हैं। प्राइस इलास्टिसिटी मतलब प्राइस में चेंजेस। अच्छा इनकम इलास्टिसिटीज, क्या सेम ही होगा शॉर्ट रन लॉन्ग रन में, इनकम इलास्टिसिटीज नहीं, इनकम कभी ज्यादा चेंज होता है लॉन्ग रन में और शॉर्ट रन में अलग तरीके से चेंज हो सकता है, तो 51 का ए। 52 आइए, अकाउंटिंग कॉस्ट क्या है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट से दिखाए जाते हैं। टेलीकॉम इंडस्ट्री क्या है, ओलिगोपोली है, क्यों, थोड़ा सा एक सेपरेट दिखता है यार, बहुत थोड़े से टेलीकॉम इंडस्ट्री में जो है वो चीजें हैं, मतलब एक कॉमन चीज है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उसका कंपटीटर्स हैं, बहुत एक छोटे पैमाने पर है,
बहुत स्मॉल सेलर्स हैं, तो वो क्या फीचर है, ओलिगोपोली का है। ऑन द बेसिस ऑफ नेटिव ट्रांजेक्शन्स इन द मार्केट, मार्केट इज क्लासिफाइड इनटू, मतलब नेटिव ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन मतलब क्रेडिट और क्या होता है, एक कैश बेसिस पे करते हैं ट्रांजेक्शन और क्रेडिट पे, तो कैश को कहते हैं स्पॉट और क्रेडिट को फ्यूचर। सी मतलब नेटिव ऑफ ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन्स के नेचर के बेसिस पे क्या क्या होगा, स्पॉट एंड फ्यूचर। अब टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमाइज व्हेन द मार्जिनल रिवेन्यू इज, यहाँ पे टोटल रिवेन्यू हटा दीजिए, यहाँ पे एम आर होना चाहिए था क्योंकि ये क्वेश्चन मॉड्यूल का है। एम आर क्या करें कि टोटल रिवेन्यू इज मैक्सिमाइज व्हेन द मार्जिनल रिवेन्यू इज, जब एम आर जीरो होता है, ऐसा ही होता है ना, टोटल गया ऐसे और एम आर जो है इस तरीके से, तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है ना, ये जहाँ पे ये ऐसे फिर बेंट करने लगता है, तो ये जो लास्ट पॉइंट होता है वो एम आर जब जीरो होता है उसका होता है, यहाँ पे एम आर जीरो होता है। आगे डायग्राम भी अजीब बन रहा है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड थ्रू एग्जाम्पल ऑफ डंपिंग, बिल्कुल अलग अलग। चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर डोमेस्टिक एंड कमर्शियल, बिल्कुल अलग अलग प्राइसेस चार्ज करा है, तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन की पहचान है। लोअर प्राइस इन रेशनिंग फॉर सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन से अलग पैसे, तो जितने केसेस हैं चार, तीनों ऊपर तीनों में जो है डिफरेंट प्राइसेस चार्ज किए जा रहे हैं, तो ये तीनों जो है वो सही आंसर है थर्ड डिग्री प्राइसेस के। आगे आइए, मैनेजमेंट ऑफ द फर्म, क्या मैनेजमेंट ऑफ जो फर्म है उसका कोई कंट्रोल है मैक्रो इकोनॉमिक्स पे, एक्सटर्नल मैक्रो इकोनॉमिक्स पे कोई कंट्रोल है, अरे कोई कंट्रोल नहीं है भाई, हैज नो कंट्रोल। अब भाई रिलेटेड गुड्स की कौन कौन है, सब्स्टिट्यूट्स और कॉम्प्लीमेंट, तो टू। elasticity of supply at any point on a given supply curve passing through the origin point making angle of 35 डिग्री, कोई इससे मतलब नहीं, विद एन एक्स ईच, मान लीजिए ऐसे है, ये ओरिजिन है, सप्लाई कर्व यहाँ, तो जितना हम मान लीजिए ये अगर एक हम प्राइस यहाँ पे ले लिए, तो जितना हम आगे जाएंगे, मान लीजिए कि इसको और बढ़ा देते हैं, 35 डिग्री है मान लीजिए, अगर प्राइस हम यहाँ कर दे रहे हैं तो क्वांटिटी भी यहाँ हो जा रहा है, मतलब जितना प्राइस बढ़ रहा है उतना क्वांटिटी बढ़ रहा है। पॉइंट मेकिंग है थोड़ी विद एक्स ईच, कितना होगा एक इक्वल टू 1, 59 का सी। चलिए 60 का देखते हैं क्या है, ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ लॉ ऑफ डिमांड वाज प्रोपाउंडेड बाय, कौन बोला है, वो तो अल्फ्रेड मार्शल साहब बोले थे। तो आप अभी तक इकोनॉमिक्स का टोटल चीज कर चुके हैं, नीचे हम अभी शुरू करेंगे बीसी के, पहले आप पूरा इस चीज को देख लें। और हाँ, जो एमटीपी है, अब ये मत सोचिए हाँ एक दो क्वेश्चन गलत था, शायद एक दो, इससे ज़्यादा नहीं है, तो उस चीज़ को आप देख लें। और हाँ अब देखते हैं बीसी के, आइए बीसी के करके भी चलो नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सा नहीं है, इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जो प्रॉफिट के लिए किया गया हो, तो कौन सा ऐसा काम है नीचे जो प्रॉफिट के लिए नहीं किया गया। कहीं पे आप भोजन खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, तो क्या आपका पैसा नहीं लगता है, रेस्टोरेंट के वाले का फायदा है। सेलिंग, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं, सही है, अगर आप कोई क्लॉथ बना रहे हैं फॉर रिटेल बेचने के लिए, इसमें भी प्रॉफिट है, तो ये तीनों जो है बिजनेस से रिलेटेड। लेकिन क्लीनिंग द रोड इन फ्रंट ऑफ योर हाउस योरसेल्फ, खुद से ही अपने घर को साफ करें, तो क्या इसमें कोई प्रॉफिट वाला बात है क्या, नहीं, ये है डी, 61 का डी, ये इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस इन्वायरमेंट इज आल्सो रेफर्ड टू एज फैक्टर्स अनकंट्रोलेबल, कौन से फैक्टर्स होते हैं, वो अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वैसे ही फैक्टर्स को तो हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल फैक्टर्स, ठीक है। आगे आइए करके, इंडियाज ओनली पोर्ट लेड मल्टी प्रोडक्ट एसीजेड कौन ऑन करता है, अडानी ग्रुप ऑन करता है, 63 का बी। आइए 64 में, ब्लैक रॉक जो है वो 30 बिलियन यूएसडी जो है वो इन्वेस्ट करता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, ठीक है, 30 बिलियन। दिस में बी केस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट वाला केस है, FII इन्वेस्टमेंट, 64 का बी। 65, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, मतलब एक ग्रुप होता है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप, जहाँ पे पब्लिक खुद से जमे होकर पैसा खुद इकट्ठा करते हैं एक जगह और बैंक में जमा करते हैं। आर मेजरली हेल्प्ड बाय स्मॉल बैंक्स, वो लोग स्मॉल बैंक में जमा करते हैं तो स्मॉल बैंक उनकी हेल्प करता है, एंड मेनी अदर फाइनेंशियल सपोर्टिंग इंस्टीट्यूशंस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर कंट्रीब्यूटर, सबसे ज्यादा कौन उनको कंट्रीब्यूट करता है, हेल्प करता है, नाबार्ड है। इसका फुल फॉर्म में होता है कि जो नेशनल एग्रीकल्चरल या फिर रूरल एरियाज के लिए काम करे, ठीक है, तो ये कौन होता है,
नाबार्ड, नाबार्ड उन लोगों को सबसे ज़्यादा सपोर्ट करता है। 65 का सी। 66 स्टैटिकल मेजर ऑफ चेंज इन द प्राइस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज इज, स्टॉक एक्सचेंज पे चेंजेस इन प्राइस जो होता है उसको कौन मेजर करता है? इंडेक्स। इंडेक्स जो है 66 का भी वो चेक करता है, किस चीज़ को मेजर करता है? चेंज इन द प्राइस ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। और ये क्या है भाई? डिविडेंड तो इक्विटी पे मिलता है। बेटा हायर वाला जो होता है उसको बीड मतलब हायर प्राइसेस लगाना। बेटा एक्सचेंज, बेटा क्या होता है? खैर 67 ट्रेडिंग इम्प्लाइज बाइंग फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग। ट्रेडिंग का मतलब होता है खरीदना और बेचना। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप बताएं कि विच वुड नॉट क्वालिफाई, किसको ट्रेडिंग नहीं कहेंगे इसमें से? तो देखिए, परचेज ऑफ गुड, आप बहुत सारा गुड्स खरीदे एक मैन्युफैक्चरर से और सेल कर दिए थोड़ा सा क्वांटिटी, सेल तो किए ना, बिजनेस है, ट्रेडिंग नहीं है। बाइंग फ्रॉम द सेलर एंड सेलिंग इट टू कंज्यूमर, खरीदे और बेच दिए, ये भी क्या है? ट्रेडिंग है। अब पूछा कि कौन सा ट्रेडिंग नहीं है? बाइंग फ्रॉम द रिटेलर फॉर सेल्फ कंजप्शन, ये कोई ट्रेडिंग थोड़ा हुआ, खरीद के खा गए, कहीं नहीं दिए, तो 67 का सी। आगे ये पेस्टल एनालिसिस में जो ये दो ई है, ये और ये किस चीज को बताते हैं? इन्वायरमेंट एथिक्स नहीं, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, एथिक्स एंड इकोनॉमिक एलाइनमेंट, इकोनॉमी एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोनॉमी को बताते हैं और इन्वायरमेंट को बताते हैं। 68 का भी। 69 पोसोको, पोसोको ये सब्सिडरी अब किसका है? ये तो शायद बीसी के चैप्टर 3 से। 69 का डी। 70 यूके गवर्नमेंट जो है वो ऑप्शन दी है आइदर टू पे मोर टैक्स, की चाहे तो ज़्यादा टैक्सेस दो या फिर सब्सिडी दो। तो इस चीज़ से वो क्या कर रही है? वो हमारी पब्लिक पॉलिसी को रेगुलेट कर रही है, ठीक है, रेगुलेट कर रही है। 70 का सी। 71 विच ऑफ द फॉलोइंग इज गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव फॉर फर्दर एंड फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया। तो पता ही है बिजनेस फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सा काम किया गया? क्या जीएसटी से हमारा कोई बिजनेस फैसिलिटेट हुआ? नहीं। मेक इन इंडिया, हाँ मेक इन इंडिया से थोड़ा बिजनेस में हेल्प हुआ है, हम लोग खुद बना रहे हैं तो कंपटीटर्स भाग रहे हैं। स्किल इंडिया, क्या इससे कुछ मैन्युफैक्चरिंग से लेन देन है? नहीं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये भी इससे भी कोई हमारा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कोई लेना देना नहीं। तो मेक इन इंडिया 71 का बी। 72 स्टॉक मार्केट वेयर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स आर वेरी लो, बहुत लो है तो उसे थीन मार्केट कहते हैं। 72 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट एलएलपी, एलएलपी के बारे में कौन सी चीज सही नहीं है? सेपरेट लीगल एंटिटी है, सही। इनकॉर्पोरेशन कंपल्सरी होता है, कंपल्सरी होता है मतलब मैंडेटरी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉट मैंडेटरी, तो ये वाला जो है वो गलत लिखा है। 73 का बी। आगे आइए 74 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। लीस्ट रेसिस्टेंस स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्स जानते हैं, जो पैसिव इन नेचर होता था और एकदम सिंपल गोल मेंटेन करके चलता था। डायनेमिक तो इसमें आएगा ही नहीं। और पैसिव अप्रोच, पैसिव अप्रोच आएगा ही नहीं। तो सिंपल गोल मेंटेनिंग ऑल ऑफ द अबव। लेकिन इसमें पूछा था कि भी चीज नॉट, नॉट कौन है? तो नॉट तो डायनेमिक हो गया ना। पैसिव तो वो होता है, सिंपल गोल मेकिंग भी होता है, लेकिन वो डायनेमिक नहीं होता, यहाँ पे नहीं ही पूछा था। तो 74 का ए। 75 ये सारे तो होता है। एप्पल को किसने बनाया? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनियाक, रोनाल्ड वेन, तीनों मिलकर बनाया। क्या बात कर रहा है। अगला क्वेश्चन 76 पब्लिक पॉलिसीज आर क्लासिफाइड एज रेगुलेटरी, जिसमें हम रेगुलेट करते हैं कि रूल जो हमारी बन रही है, जो जैसे है फेयर वैसे काम करे, रेगुलेट कर रही है मार्केट को, समझ लीजिए किसी चीज़ को। फैसिलिटेट मतलब हेल्प कर रही है आगे जाने में। रेस्ट्रिक्ट किसी रेस्ट्रिक्शन लगा रही है गलत करने से। और प्रोटेक्ट मतलब बाहर की चीज़ों से बचा रही है बिजनेस को। तो बी 76 का बी। ये क्या है? सभी है पब्लिक पॉलिसी। 77 वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेवी फंक्शन। कौन सा सेवी फंक्शन नहीं है? तो देखिए सेवी का फंक्शन लेजिस्लेटिव तो है, तो लेजिस्लेटिव से ही आप निकाल दीजिए। एल ई जे, एल से लेजिस्लेटिव, ए से एग्जीक्यूटिव और जी से जुडिशियरी। फिजिकल नहीं आएगा, सी। ये कोई है ही नहीं। 77 का सी। एक वाटर बोतल है जो मॉल में बेचा जाता है कम दाम में, और उससे और भी ज़्यादा कम दाम में दिया जाता है रोड साइड में। मतलब रोड साइड की जो कीमत होती है एक बोतल की वो कम होती है। तो ये क्या है? ये भाई आपका है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है ना। आप अलग अलग इंसान से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहे हैं। तो 78 का सी हो जाएगा अपना।
प्राइस डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस, बिजनेस के साथ एसोसिएट नहीं कर सकता। क्या ये बात कहना कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बिजनेस चला सकते हैं, ये बात बिजनेस के साथ फिट नहीं करता। बाकी सारे बातें फिट करती है कि रिवेन्यू प्रॉफिट जो है वो मेन कोर है। बिल्कुल बिजनेस कर रहे तो आपको चाहेंगे कि जो आपका इनकम है वो और प्रॉफिट ज़्यादा हो, कैपिटल आपको चाहिए शुरू करने के लिए, लीगल चीज़ें पता नहीं कि किस वे में आपको बिजनेस चलाना है। लेकिन ये अगर आप कह रहे हैं कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही बिजनेस कर सकते हैं तो ये गलत है। वही पूछ रहा था कि कौन सा जो है वो कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद बिजनेस, तो बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट का कौन सा पार्ट नहीं? इंटरनल मतलब हमारे अंडर में लेबर यूनियन, हाँ हम लेबर रख सकते हैं, हम अपना कॉस्ट कल्चर जो पहले से कॉर्पोरेट कल्चर है हम उसको चेंज कर सकते हैं। क्या हम कस्टमर हमारे अंदर है? नहीं। और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, हाँ हम जैसा चाहे वैसे बना सकते हैं, तो ऑप्शन सी, ये पार्ट नहीं है इंटरनल का, तो एक्सटर्नल है। विच गैस कंपनी ओन्स इंडियाज लार्जेस्ट पाइपलाइन नेटवर्क, ये तो गेल है, इसके पास सबसे लंबा है क्या? पाइपलाइन नेटवर्क। आगे आइए 82 हाँ। फॉरेन ब्रांड्स वेर वेलकम्ड इन इंडिया एंड वेर आल्सो अलाउड टू यूज दियर ब्रांड नेम, ये देखिए उन लोग को बुलाया गया, मतलब थोड़ा सा लिबरल हो कर दिया इंडिया कि हाँ आप आइए आराम से इन्वेस्ट कीजिए, अपना इधर अपना आराम से गुड्स इधर बेचिए। तो कह रहा है कि उनका जो ब्रांड नेम अलाउ किया वो किससे रिलेट करता है? देखिए ग्लोबलाइजेशन मतलब होता है प्रोडक्ट को दूसरे देशों में भेज देना, प्राइवेटाइजेशन होता है अपनी चीज़ों को प्राइवेट, लेकिन लिबरलाइजेशन जो होता है ना वो कहता है सामने वाले को अलाउ करना अपने देश में, थोड़ा सा लाइसेंस हटा देना। 83 में ये नाबार्ड किसके लिए है? भाई रूरल एरिया के लिए है यार। 88 का क्या है? 88 बोल रहे 83rd 83 नाबार्ड रिफाइनेंस द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच फाइनेंसेस द रूरल सेक्टर, हाँ रूरल एरियाज में ही तो काम करती है। 83 का बी। 84 कौन जो है वो मेजर करता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट? यील्ड। 84 का ए। 85 मेंबर ऑफ HUF क्या कहा जाता है? करता तो जो हेड होता है उसको को पार्टनर। ओह 85 का सी। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट सही है? कंज्यूमर और कस्टमर्स दोनों सेम होने चाहिए। देखिए कंज्यूमर मतलब खाने वाला, अब मान लीजिए कि मैं गया कहीं दुकान पे, ठीक है, तो मैं खरीदा और खा गया तो मैं तो हो गया कंज्यूमर, लेकिन कस्टमर मतलब कोई जरूरी नहीं कि आपकी दुकान पर आए तो खरीद कर ही जाए। मे भी कि मैं आपके पास आया, मैं क्या हूँ? मैं कस्टमर हूँ, आपके पास खरीदा और ले आन के मैं अपने भाई को दे दी तो मेरा भाई खाया, तो क्या कंज्यूमर कस्टमर तो नहीं हो गए? नहीं, कस्टमर मैं हुआ लेकिन कंज्यूमर मेरा भाई हुआ। तो कस्टमर में और मे नॉट बी कंज्यूमर, ये बात सही है। और एनवायरमेंट स्टडी जो है वो क्या वो ऑप्शनल है? नहीं, आपको करना ही चाहिए। और माइक्रो इन्वायरमेंट जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट का पार्ट है, नहीं एक्सटर्नल का है। तो सही जो था वो ये था कि कंज्यूमर जो है वो कस्टमर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हम खरीदे और खुद भी खा गए तो कंज्यूमर कस्टमर दोनों गए, और अगर हम खरीदे तो कस्टमर और दे दिए अपने भाई को, भाई खा गया तो वो हो गया कंज्यूमर, तो दोनों अलग भी हो सकते। 86 का भी। 87 क्या कहता है कि टू एम्पावर एवरी पर्सन एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन ऑन द प्लैनेट टू अचीव मोर, ये किसका मिशन है? ये तो माइक्रोसॉफ्ट का मिशन है ना। 87 का सी। 88 जीएसटी क्या चीज है? जीएसटी एक पॉलिसी रिफॉर्म है, ठीक है, सिंपल सा आप समझ लीजिए। जीएसटी से क्या होता है? पॉलिसी रिफॉर्म होती है। ना ये इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसी है, ना इंक्लूसिव पॉलिसी है, ना पब्लिक वेलफेयर स्कीम है। वेलफेयर स्कीम तो पब्लिक का है ही नहीं। तो जीएसटी क्या है? जीएसटी एक पॉलिसी रिफॉर्म है। 88 का सी। आइए 89 में विच ऑफ द फॉलोइंग डज सेबी नॉट कैटर टू, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग सेबी जो है वो काम नहीं करता। देखिए इन्वेस्टर्स के लिए वो काम करता है, इंटरमीडियरी यानी ब्रोकर्स के लिए काम करता है, सिक्योरिटी जो कंपनी जो होती है जो गोडाउन होता है उनके लिए काम करता है, जो शेयर्स बेचती है, लेकिन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो नहीं करती। तो और ए 89 का ए। 90 टोकन मनी पेड इन अर्ली स्टेजेज में दिया जाता है तो उसको कहते हैं अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी। द स्ट्रक्चर इन विच देयर इज ए सेपरेशन फ्रॉम ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, किस में पाया जाता है? ये तो भाई मेरे ख्याल से कंपनी में ही पाया जाता है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में एक ही होता है, सभी जितना भी लॉसेज होंगे आपको बियर करना होगा। पार्टनरशिप में जितने पार्टनर सारे लायबल, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। तो 91 का सी। 92 देखते हैं
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट। देखिए सोशियो कल्चरल मतलब हमारी सोशल, हमारी सभ्यता से रिलेटेड, तो कौन सी चीज है जो उसका एग्जाम्पल बिल्कुल है ही नहीं। वुमेन का सोसाइटी में रोल होना, ये तो सोशल बात हो गई। फैमिली जो है वो भी सोशल हो गई। एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड करना, ये भी हमारी सोशल कल्चर की बात है। लेकिन इनकम जो है ना वो प्रोफेशनल बात है, हमारी प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो ये वाला जो है वो हमारी ऑप्शन सोशियो कल्चरल में नहीं है, नॉट। 92 का बी। 93 विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंडेड बाय टू डेनिश इंजीनियर्स। देखिए अब टू जैसे ही लिखा ना, आप सोच लीजिए कि नीचे जो ऑप्शन देगा उसमें दो इंसान होने ही चाहिए। एक का नाम एल से था, एक का नाम टी से था। 93 का बी। 94 पॉलिसी फॉर्मुलेशन प्रोसेस इज बाई डायरेक्शनल है फॉर्मुलेशन प्रोसेस। 94 का बी। फ्री एंड फेयर कंपटीशन इंश्योर्स ऑल एक्सेप्ट, किस चीज को इंश्योर करती है? तो देखिए पनिशिंग द लेगार्ड्स, हाँ ये चीज इंश्योर करती है फ्री एंड फेयर कंपटीशन मार्केट। एफिशिएंसी पे ध्यान देती है, अपना इनोवेशन पे ध्यान देती है। लेकिन फिक्स चॉइस जो है हमारे कस्टमर का, उसको चेंज वो बूस्ट नहीं कर सकती। 95 का बी। ओके 96 में ये सिक्योरिटी हुज प्राइस इज डिराइव्ड, ये देखिए डिराइव्ड हुआ है किसी और अंडरलाइंग एसेट से, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डेरिवेटिव। 96 का ए। अब ये 97 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर मतलब जिसका इंटरेस्ट हो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके बिजनेस में। कस्टमर का होता है, हाँ। प्रोमोटर का भी है रिलेशन, कंपेटिटर का है नहीं, और गवर्नमेंट का भी कहीं ना कहीं होता है। तो सी इसका जो है वो कोई लेना देना नहीं है आपके बिजनेस से। ये कोई स्टेक होल्डर आपके बिजनेस में नहीं हो सकता। 98 देखिए कह रहे कि आत्मनिर्भर भारत जो है वो एक ग्लोबल कंपनी है, उसके लिए ये कंपटीशन हो गई। आत्मनिर्भर भारत जो है इसके तहत सब कुछ भारत में हो रहा है, तो बाकी जो ग्लोबल कंपनियां हैं उनको ये कंपटीशन दे दी। इस कारण से क्या होता है, 95 कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बताता है बिजनेस इन्वायरमेंट का? जो हमारा इन्वायरमेंट है इंडिया का, जिसमें आत्मनिर्भर भारत है, उससे विदेश पे क्या प्रभाव है? विदेश पे बहुत निगेटिवली इम्पैक्ट पड़ा, क्यों? उनका सामान कम हो गया। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये जो फीचर है वो है मल्टी फैसेटेड। ठीक है 98 का सी मल्टी फैसेटेड फीचर में पड़े कि जो हम यहाँ इम्पैक्ट कर रहे हैं वो विदेश में भी इम्पैक्ट कर सकता है अलग तरीके से। Who from the following helps a budding business to quickly launch a product and put it in the first lane for the commercial success? देखिए बात जहाँ क्विकली लॉन्च करने की हो तो वहाँ पे सीधे एक्सीलरेटर दबा देनी चाहिए। बिजनेस एक्सीलरेटर 99 का 100 rates of interest that can be changed contractually by the lender। कॉन्ट्रैक्ट करके चेंज किया जा सकता है मेरे ख्याल से एडमिनिस्टर्ड रेट्स। ये था 100 क्वेश्चन। 48 मिनट में जो है वो 100 क्वेश्चन हो गए। और हाँ एक दो क्वेश्चंस जो थे उनके ऑप्शन आप देखेंगे एक दो ही होंगे, दो तीन से ज़्यादा नहीं हो सकता, तीन से ज़्यादा होगा नहीं। आप देखेंगे कि वो गलत थे, तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, इतना गलत नहीं था। और हाँ हमें लगता है कि इस बार जो है वो थोड़ा सा पूरा नहीं करेगा। आप एक बात लिख लीजिए, पूरा नहीं चेंज करेगा पैटर्न, लेकिन थोड़ा सा जो है वो 2022 में आपका जो एग्जाम होगा उसमें इकोनॉमिक्स के कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो नए बिल्कुल देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। कम से कम मैं मतलब इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे। ठीक है कॉन्सेप्ट पर होंगे और नए होंगे। तो तैयार रहिए और आई होप कि आप स्कोर करके आए अच्छा। और हाँ एक चीज और, इकोनॉमिक्स जो है ना, इकोनॉमिक्स और बीसी के ये सिर्फ प्रैक्टिस की चीज है। अगर आप पास्ट ईयर पेपर्स कर लेना, पास्ट ईयर पेपर्स और मॉड्यूल, ज्यादा नहीं, 2-3 पास्ट ईयर पेपर्स कर लीजिए और मॉड्यूल कर लीजिए, और फिर ये जो 2 मॉक टेस्ट पेपर अब भी का जो 2 मॉक टेस्ट पेपर, इतना कर लिए तो आपको जो है ना वो लगभग 79 प्लस लाने से कोई नहीं रोके। देखिए क्या 79 लिखा, मतलब ये आसान है ऐसा नहीं है, लेकिन दिक्कत क्या होता है यहाँ पे ना, आपको कंट्रोल होनी चाहिए वर्ड्स पे। जैसे यहाँ पे आप फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी देखते थे, पहले क्वेश्चन आप क्या करते, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ सर्विसेज, अच्छा प्राइस ऑफ इकोनॉमिक्स रिसोर्सेज, मार देते यहाँ पे डी, जो कि ये बिल्कुल गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि फ्री इंटरप्राइज इकोनॉमी की कह रहा है, फ्री इंटरप्राइज जो है वो मार्केट जो है वो प्राइस मैकेनिज्म पे चलती है, तो प्राइस ऑफ गुड्स की वो बात करती है, सिर्फ इसकी, ना कि वो सर्विस और इकोनॉमी की रिसोर्सेज की। ठीक है ये चीज आपको ध्यान देना होगा। तो अगर आप अभी के जो 2 मॉक टेस्ट पेपर हैं वो प्लस 2-3 पास्ट के जो 2 साल के हैं, मतलब 4 अटेम्प्ट वो, और मॉड्यूल, फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, मोर देन सफिशिएंट होगा।
आप आराम से 80 जो है वो स्कोर कर लेंगे। ठीक है, और हाँ ये जो है ना, यही है जो आपका रिजल्ट बनाएगा। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो आपको पता होनी चाहिए कि जो इकोनॉमिक्स है वो यही हमारी जो है वो हमारी इज्जत बचा सके। तो अब देखिए चैप्टर इतने हैं नहीं हार्ड। अगर आप जब सीए इंटर में आएंगे मेरे साथ, आपको पता चलेगा कि फाउंडेशन तो कुछ था ही नहीं। आप तो वहां पे लड़ना भी नहीं सीखे। लड़ाई तो आपको इंटर में करना है। क्यों? क्योंकि टाइम कम और सिलेबस हार्ड और इतना सारे टॉपिक्स नए नए कि एकदम मतलब उनके रिवीजन करने का भी टाइम नहीं मिलेगा आपको। तो हार्ड लेकर नहीं आपको कुछ भी करना है। ठीक है, आराम से पढ़ना है और एग्जाम देना है। फाउंडेशन इतना हार्ड नहीं है जितना लोग बताते थे, इतना हार्ड नहीं है, आराम से आप क्लियर कर लेंगे। और हाँ इकोनॉमिक्स जैसे कि मैं शुरू में बताया कि ये जो है वो आपको एग्रीगेट को बना देता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा और पढ़िएगा। जय हिंद।